मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ठाकुर रतन सिंह ने मंजरी के दोनों हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहा। लेकिन मंजरी तो कहीं किसी सोच में गुम थी। ठाकुर रतन सिंह की आवाज उसके कानों में जा ही नहीं रही थी। ठाकुर रतन सिंह ने उसके चेहरे को देखा। मंजरी, मंजरी। रतन सिंह ने उसे झुंझुरते हुए कहा। जी जी। मंजरी जैसे होश में आई। उसने कहा, ओ छोटे ठाकुर सा, फिर वही बात। मैंने हजारों बार कहा है, तुम मुझे छोटे ठाकुर सा कभी नहीं बोलोगी। मेरा नाम रतन सिंह है। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। और तुम किन ख्यालों में खोई थी? छोटे ठाकुर सा। अरे, गलती हो गई। रतन जी, अब हमें ख्याल आ रहा है, हमने कितनी बड़ी गलती की। आपके बाबा साहब हमें जिंदा जला देंगे। भला क्यों? कहाँ आप भानगढ़ के ठाकुर के इकलौते बेटे, और हम एक छोटे से दुकानदार की बेटी। हमारा कहाँ मेल? यह क्या कह रही हो? रतन सिंह ने ठहाके लगाते हुए कहा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी लुगाई बनाकर ही दिखाऊंगा। देखना छोटे ठाकुर, रतन सिंह में कितनी ताकत है। यह कहकर रतन सिंह ने मंजरी को अपनी बाहों में भर लिया। मंजरी भी उसकी बाहों में पिघलती चली गई, सब कुछ भूलकर। मंजरी एक गरीब दुकानदार की बेटी थी। उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे मंजरी के पिता शिवधन चलाते थे। उसी से मंजरी के पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। मंजरी पढ़ने में तेज होशियार थी। पढ़ाई के अलावा स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया करती थी, जिसके कारण भानगढ़ के ठाकुर के बेटे रतन सिंह की नजर उस पर पड़ गई थी, और फिर वो उसके प्यार में पड़ गई थी। एक दिन रतन सिंह अपने दल बल के साथ शिवधन के घर में पहुंचकर बेटी का हाथ मांग लिया। गरीब शिवधन के पास छोटे ठाकुर के प्रस्ताव को नकारने की हिम्मत भी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि एक मंदिर में फेरे दिलवाकर उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया। मंजरी रतन सिंह की पत्नी बनकर भानगढ़ से दूर उसकी हवेली में पहुंच गई थी। मंजरी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन द्वार पर खड़ी औरतों की टोली जो आरती का थाल लिए उसका इंतजार कर रही थी, वह सच था। एक नई बहू की तरह उसकी आरती उतारी गई। फिर उसे आलते की थाल में पैर रखकर अंदर ले जाया गया। मंजरी किस्मत पर इतराने जा ही रही थी, तभी उसके कान में औरतों की बात सुनाई दी। वे लोग आपस में बातें कर रही थी। इस बार छोटे ठाकुर फिर नई उठाकर ले आया। एक को तो मार दिया, दूसरी कहाँ गई कुछ पता ही नहीं। अब वह इसके साथ मजे करेगा, फिर इसे भी ठिकाने लगा देगा। यह सुनते ही मंजरी को चक्कर आ गया। रात में फूलों से सजे बिस्तर पर अपने आप को न्यौछावर करते हुए भी मंजरी का मन घृणा से भर उठा। उसने रतन सिंह की आंखों में झांकते हुए पूछा, आखिर मुझ में क्या योग्यता दिखी थी कि आपने मुझसे ब्याह कर लिया? रतन सिंह ने उसे टालते हुए कहा, अभी मुझे तुम में खोने दो, यह सब बातें बाद में हो जाएगी। कुछ दिन और बीत गए। हवेली के ऊपरी भाग के कमरे में ताला लगा हुआ था। मंजरी ने इसके बारे में रतन सिंह से पूछा तो वह टाल गया। उसने नाराजगी से कहा, मंजरी, अपने आप में रहा करो, यहाँ की चीजों को ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। यह कहकर वह जल्दबाजी में वहां से चला गया। धीरे धीरे मंजरी ने वहां मौजूद नौकर चाकरों से पता लगा लिया था
कि छोटे ठाकुर की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और दूसरी पत्नी रातों रात कहाँ गई उसका कुछ पता नहीं चला। यह सब सुनकर मंजरी घबरा गई। हवेली की एक नौकरानी निर्मला बाई मंजरी को बहुत ही प्यार करने लगी थी। वह यह जानती थी कि रतन सिंह इसका भी वही हश्र करेगा। वह उसकी मदद करना चाहती थी। मंजरी ने उससे कहा, काकीसा, मुझे रतन सिंह की लापता पत्नी के बारे में जानना है। उसके कमरे में जाना है। निर्मला बाई धीरे से बोली, बाहर से निकलकर सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है बड़ी बकुरिया नू कमरे में, पर ठाकुर साहब उसमें ताला लगाकर रखते हैं। ऐसा क्या है उसमें? मंजरी ने कहा, मुझे जानना है। निर्मला बाई ने कहा, मैं दरवाजा खोल दूंगी। जब झाड़ू पोछा होता है आप चुपके से वहां चले जाना। ठीक है, मंजरी ने कहा। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, निर्मला बाई ने कमरा खोल दिया। मंजरी चुपके से उस कमरे में पहुंची। आलीशान कमरा था। बड़े बड़े सोफे, बिस्तर, शीशे लगे हुए अलमारी। उसी में एक नई दुल्हन के साथ रतन सिंह भी दूल्हा बनकर खड़ा था। उसे देख मंजरी रो पड़ी। कितना कमीना इंसान है। अपनी हवस मिटाने के लिए इसने छल किया है मेरे साथ। वह इधर उधर कुछ तलाश रही थी, तभी उसकी नजर कमरे के बीचों बीच रखे हुए आदम का शीशे में पड़ी। मंजरी उस आईने में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। तभी किसी ने उसे आवाज दिया, मंजरी। मंजरी डर गई। वह इधर उधर देखने लगी। इधर देखो, सामने आईने में वही औरत थी जिसकी तस्वीर पीछे लगी हुई थी। आप तो वही है ना? मंजरी ने अपनी उंगलियों से इशारा किया। हाँ, मैं वही हूँ, नैना। मंजरी, मेरी आत्मा भटक रही है। यह जो कुछ दिख रहा है वह सब झूठ है। ठाकुर एक नंबर का कुटिल और चरित्रहीन व्यक्ति है। यहाँ उसका अपना राज चलता है। उसके अपने नौकर हैं और बाकी खरीदे हुए लोग। वह जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तुम्हें फंसा रहा है। जब तुमसे मन भर जाएगा तो फिर वह तुम्हारा वही हाल करेगा जो उसने मेरा किया है। मंजरी गुस्से से तिलमिला उठी। नैना दीदी, आप आईने से बाहर आओ, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी। तभी आईने से दो आंखें चमकी और मंजरी दूर छिटक कर गिर पड़ी। अब उस आईने में कोई भी नहीं था। मंजरी सोफे पर गिरी पड़ी सोच रही थी, उसने जो कुछ अभी देखा वह उसका भ्रम था या सच था। कुछ देर तक कमरे में बैठी हुई वह सोचती रही। फिर वह चुपके से उतरकर अपने कमरे में आ गई। काफी दिनों तक विचार करने के बाद मंजरी ने यह तय किया कि वह नैना के शरीर को तलाश करेगी और फिर उसका अंतिम संस्कार कराएगी। पर वहां सच ढूंढना मुश्किल था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और मंजरी को कोई भी सिरा पकड़ नहीं आया। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। रतन सिंह काफी दिनों से दूसरे शहर में था। वैसे भी अब उसका मंजरी से दिल भर गया था। घर के सब नौकर चाकर अपने कमरे में थे। मंजरी ने निर्मला बाई से नैना के कमरे का दरवाजा खोलने को कहा। वह आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, बड़ी दीदी साहब, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आईने से कोई आवाज नहीं आई। मंजरी थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर निराश होकर वह लौटने लगी। तब उसे फिर से आवाज आई, मंजरी, गुलाब के बगीचे में जाकर देखो। बारिश जोरदार थी। मंजरी पिछवाड़े के गुलाब के बगीचे में पहुंची। वहां गुलाब की क्यारियां लगी थीं। उनके किनारे
आमों के पेड़ थे। उसने ध्यान से देखा। आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी अभी भी थोड़ी नरम सी थी। अभी भी एक फावड़ा वहां पर पड़ा हुआ। उसने आओ देखा ना ताओ फावड़ा लेकर जमीन को खोदना शुरू किया। काफी देर तक जमीन को खोदने के बाद एक बैग पड़ा मिला। उसने उस बैग को खींचकर बाहर निकाला। एक सड़ी लाश के सिर्फ नर कंकाल ही शेष थे। यह देखकर मंजरी रो पड़ी। उसने पुलिस को फोन किया और हवेली के नौकरों को बुलाया और लाश का अंतिम संस्कार के लिए कहा। कंकाल का अंतिम संस्कार करने के बाद उसने ब्राह्मणों को भोज भी कराया। रतन सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर ले आई। मंजरी आखिरी बार रतन सिंह से मिलना चाहती थी, तो पुलिस ने उसको एक बार उससे मिलने का मौका दिया। मंजरी ने अपने सारे आभूषण उतारकर एक डिब्बे में रखकर रतन सिंह को देते हुए बोली, छोटे ठाकुर सा, या लो आपकी सारी अमानत। आपका मन तो भर गया होगा मुझसे। मैं जाती हूं, पर ऐसे कैसे किया तुमने यह सब? रतन सिंह घबराया हुआ था। ठाकुर सा, अपने पाप कर्म चाहे कितना भी छुपा लो, पर एक ना एक दिन वह सामने आ ही जाते हैं। और हाँ ठाकुर सा, हर कोई बड़ी दीदी सा जैसी किस्मत वाली नहीं होती कि उसे अंतिम सदगति देने के लिए कोई आ जाए। मैंने तो उनकी श्रद्धांजलि दे दी है, मुझे कौन देगा? अब मैं अपने रास्ते और आप भुगतिए अपने कर्मों की सजा। जाने से पहले मंजरी नैना के कमरे में गई। आज आईना बिल्कुल शांत था। उसे मुक्ति मिल गई थी मरने के बाद, और मंजरी को भी मुक्ति मिल गई जीते जी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।